डॉक्टर रितु, एक और महत्वपूर्ण बात आती है, बात आ गई कि प्लास्टिक लेंस की। तो लेंस कौन सा होना चाहिए अमूमन बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? तो लेंस कौन सा अच्छा होता है? दूसरा, कोटिंग की बात आती है, उस पर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग, वो कितनी ज़रूरी होती है और किसे करवानी चाहिए? देखिए, ये एक जो नॉर्मल जो हम कहते हैं कि ग्लास है, शीशा है, वो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। कोई हाई इंडेक्स वाला होता है, कोई नॉर्मल इंडेक्स होता है, वो रूटीन ग्लास है। पर उसके साथ ये रहता है कि वो ब्रेकेबल होने के उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो स्पेशली बच्चे हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें ये अगर कोई हल्का सा भी अगर चोट लग जाती है, शीशा टूट जाता है, तो आँख को इंजरी हो सकती है। तो इन लोगों के लिए हम स्पेशली बोलते हैं कि प्लास्टिक ग्लास यूज़ करना चाहिए। पर प्लास्टिक ग्लास की एक चीज़ है कि उसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें स्क्रैच पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और प्लास्टिक ग्लास थोड़ा महंगा भी होता है। पर अगर इन चीज़ों का ख्याल कर लिया जाए तो मैं तो ये सोचती हूँ, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हो या बच्चा जो अगर 9-10 तक है तो प्लास्टिक ग्लास प्रेफरेबल है। पर थोड़ा बड़ा हो जाते हैं और रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए एनी ग्लास कैन डू जी। वही। और अगर हाई मायोपिया है तो उसमें हम यूजुअली कहते हैं कि हाई इंडेक्स ग्लास लगाना चाहिए, नहीं तो शीशा नहीं तो मोटा होता है और थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में, इससे थोड़ा पतला शीशा भी जा सकता है जी। बात जहाँ तक कोटिंग की रही, उसमें कोटिंग यूजुअली हम एंटी ग्लेयर कोटिंग वगैरह काफ़ी मशहूर है आजकल की, कंप्यूटर के सामने एक बात काम करते हैं तो ये इस्तेमाल करिएगा। ये हम सिर्फ उनके लिए करते हैं जो जैसे यूजुअली ड्राइवर्स हैं, जो रात के टाइम पे या काफ़ी ड्राइविंग करते हैं और चश्मा पहनते हैं, उनके लिए एंटी ग्लेयर कोटिंग का रोल और महत्व काफ़ी ज़्यादा है। बट आपकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी के लिए इतना कुछ इसका महत्व नहीं। जी। और फिलहाल राजकोट से अशोक हैं टेलीफोन लाइन पर। अशोक जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। हेलो जी अशोक जी, सवाल पूछे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे दोनों आंख में माइनस प्लस का नंबर है और कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं 10 मिनट से ज्यादा, तो आंख में जलन सा ज्यादा आती है और चश्मा रेगुलर पहन नहीं सकते। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। इसके लिए क्या इलाज है? डॉक्टर कोकर जी। अमित ने वैसे आंसर दे चुके हैं कि ड्राई हो सकती है आंख। उसके अलावा एक चीज़ और है कि एक चीज़ कहते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, जो पास में देखने की क्षमता है। जब भी कोई चीज़ पास आती है तो आंख अंदर मुड़ती है, अंदर की मसल थोड़ी एक्टिवेट होती हैं और कुछ हद तक अगर ज़्यादा स्ट्रेन किया जाए तो वो ब्रेक करके आपको हेडेक या स्ट्रेन दे सकती हैं। सो जिसको हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो उसमें है कि आप एक्सरसाइजेस करते रहें आँख की, तो आँख को फ़ायदा रहेगा। और चूंकि आप 40 के आसपास पहुँच गए और आप माइनस नंबर पहन रहे थे, अब हो सकता है आपको पास पढ़ने के लिए माइनस नंबर हटाना पड़े अपना, तो आपको विजन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और किसी अस्पताल में जाके अपने आँख की मांसपेशियाँ जांच करवाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डॉक्टर रितु, कोई एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं ऐसी कंडीशन में? इस तरह की जैसे बोला गया कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है, हम यूजुअली ये बोलते हैं कि एक पेन की टिप या पेन की नोक को देखिएगा और आप इसको अपना थोड़ा आर्म्स लेंथ पे दूर रख के और इसको आंख के पास लेके आना होता है। जब भी आपको लगे कि ये धुंधला हो रहा है या दो नज़र आ रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करिएगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट या बिंदु दूर में रखिएगा, तो बीच में ऑल्टरनेट करिएगा बिटवीन द डिस्टेंस एंड द नियर पॉइंट। इसको अगर आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करें तो काफ़ी हद तक जो मसल्स आपकी आंख को चलाती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और इस स्ट्रेन वगैरह की प्रॉब्लम को हटा सकता है। जी। डॉक्टर सुदर्शन, मान लीजिए किसी ने लेसिक करवाया और वो एक बार रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या आप दोबारा सर्जरी करना प्रेफर करेंगे या फिर क्या ऑप्शंस और रह जाते हैं? देखिए, अगर लेसिक रिजेक्ट हुआ है कि कॉर्निया पतला है और वो ऑलरेडी 20 साल की उम्र में उसका नंबर स्टेबल हो गया, तो ये कॉर्निया दोबारा से तो बढ़ेगा नहीं। सो इसमें फिर हम विकल्प होता है कि आँख के अंदर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, जिसको कि अभी फेकिक लेंसेज कहते हैं, जो कि पिछले 10-12 साल से चल रहे हैं यूएस वगैरह में, और इंडिया में भी 7-8 साल से आ गए हैं। और उन लेंसेज का है थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है, पर वो इंट्राओकुलर सर्जरी है, उसमें आँख के अंदर डालना पड़ता है लेंस को। और हम लोग एम्स में करीब 8 साल से कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। और ऑल दीज पेशेंट जो रिजेक्ट हैं लेसिक के और जो डेस्परेट हैं कि चश्मा हटाना ही हटाना है, उनको हम ये ऑप्शन देते हैं। जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी दृष्टि दोष के बारे में। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मिलावट महामारी बनती जा रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र देश के बच्चों और युवाओं की है।
अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो भारत स्वस्थ नहीं होगा। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मिलावट से ये जंग सहारा क्यू शॉप लड़ रहा है। ये जंग आज पूरे भारत को लड़नी है और खासतौर से युवाओं को। ये जंग क्वालिटी से ही लड़ी जा सकती है और क्वालिटी का दूसरा नाम है सहारा क्यू शॉप। क्यू प्रोडक्ट्स अब भारत के 450 शहरों में 1150 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव सहारा क्यू शॉप्स और चुनिंदा नजदीकी किराना स्टोर्स पे उपलब्ध है। सहारा क्यू शॉप से जुड़िए, क्योंकि क्वालिटी हम सबका हक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। दृष्टि दोष यानी रिफ्लेक्टिव एरर्स ये विषय है आज के टोटल हेल्थ का, और कुछ बातें और जानना बाकी है। डॉक्टर अमित खोसला, हमने लासिक सर्जरी की बात की, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें खर्चा कितना है और ये सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है। हालांकि कई शहरों में विज्ञापन बहुत जगह जगह दिखाई पड़ते हैं, चश्मा उतारिए चश्मा उतारिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सब बड़े आई हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। सरकार में आई थिंक एम्स में और गुरु नानक आई सेंटर में है दिल्ली में, तो कुछ सरकारी हॉस्पिटल में भी कर दिया है, पर कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में पता नहीं कॉस्ट क्या है कि वो फ्री चार्ज करते हैं या कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट करते हैं। तो डॉक्टर खोकर उसके बारे में बता दीजिए जरा। जी देखिए, हमारा क्योंकि सरकारी अस्पताल है और चार्ज हमारे यहाँ हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी का 21,000 लेते हैं दोनों आँख का, बट आई थिंक मुद्दा यह है कि मोर देन दैट सेफ्टी प्रोफाइल पेशेंट की वो आपने पहले ही शुरू में बता दिया था कि वो हर एक का नहीं हो सकता और बहुत ध्यान और से दूसरा है कि कॉस्ट विल वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, सेंटर टू सेंटर। जिनके ओवरहेड ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, तो बाकी इट्स फॉर द पीपल टू डिसाइड कहाँ जाना चाहिए। एक सवाल आपसे यहाँ ये पूछने का मन है, वो ये कि मेरे लिए चश्मा उतारना एक कॉस्मेटिक या मुझे चश्मा नहीं लगाना ये एक विषय हो सकता है जी। एक डॉक्टर का नजरिया क्या है इसके लिए? चश्मा अगर चश्मे से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज लगाया जब चाहे हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, किंतु अगर आपको प्रोफेशनली या कॉस्मेटिकली उसमें दिक्कत आ रही है, या आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या ऑन द स्टेज, यू इन द मीडिया, दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस है तब हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी सोच सकते हैं आफ्टर टेकिंग ऑल द वो अंतिम विकल्प है आपके जी लिए। जी। और पर मैं इस चीज़ का बोलूँगी कि कई बार मैंने जो भी माइनस के नंबर जब भरे तो एक पेशेंट या इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उसके पूरा सोचने का जरिया भी काफ़ी हद तक बदल जाता है। तो मैं इतना एब्सोल्युटली अगेंस्ट नहीं हूँ। इफ़ यू आर वेरी सेफ फॉर दिस प्रोसीजर देन इट्स वर्थ टेकिंग दैट रिस्क, स्पेशली जिनके हाई नंबर। लेकिन वो तमाम जो रिस्क हैं वो खतरे उनको हटाना पड़ेगा बिल्कुल, उसके बाद एब्सोल्युटली। बेसिकली मायोपिया में क्या है कि आपकी रोशनी कम है, जो कम नंबर है आपको 6 मीटर तक दिखाई देगा, जो हाई नंबर है आपको 3 मीटर 2 मीटर के बाद कम दिखाई देगा, जो डिपेंडेंस ऑन चश्मा ज्यादा हो जाता है। जी डॉक्टर ऋतु, क्या ऐसा भी संभव है, खान पान का बहुत ज्यादा उसके अंदर रोल नहीं है ये तो हमने जाना, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को खतरा है या उम्र के साथ जैसे बात हो रही थी कि सभी का नंबर बढ़ेगा, कि इसको ग्रेजुअल किया जा सके, प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सके, ऐसा कुछ हो सकता है बचाव के तौर पर? ऐसा प्रोग्रेशन को स्लो ऐसे नहीं कर सकते हैं, पर अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम ऑर्थो के कॉन्टैक्ट लेंसेज भी कहते हैं, जो कि अभी ईस्टर्न साइड में तो काफ़ी कॉमन है, हमारे इंडिया में भी ये काफ़ी कुछ हद तक शुरू हो गई है, जिसमें ये होता है कि बच्चे को रात को कॉन्टैक्ट लेंस पहना के सुला दिया जाता है और सुबह के टाइम पे उसकी नंबर ठीक होता है। तो ये हर रोज़ भी कुछ हद तक कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं, और पर उससे थोड़े रिस्क भी रहते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, पर और इसके अलावा कुछ ये कि ग्रेजुअल चेंज हो या चेंज ना ही हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। जी